आसान को नाजरीन, आज जब मैं सुबह उठा था तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। थोड़ी सी गैस थी, थोड़ी सी पेट में तकलीफ़ थी। उम्र के हिस्से में हो जाता है। बच्चे रात को उठा कर रखे, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हुआ होता है। लेकिन जैसे ही सुबह टीम ने ग्रुप के अंदर वो गूगल डॉक शेयर किया तो मैंने फ़र्ज़ी तौर पे खोल के देख लिया ताकि आके मैं भी मीटिंग में बता सकूँ कि मैं भी बड़ी रिसर्च करके आया हूँ, मुझे भी पता है क्या हो रहा है। उसमें एक ख़बर पढ़ के इतनी खुशी हुई, यकीन जाने। जयशंकर, जिसके ऊपर इंडिया उछलती थे, वो कहते थे देखे जयशंकर ने जाकर ये बात कर दी, इस बंदे को ये कहानी सुना दी, उस बंदे की उसने ये बेइज्जती कर दी। वो जयशंकर भीगी बिल्ली की तरह करता है कि हमारे वालिद मोहतरम जेडी वैंस ने हमें फ़ोन किया, यानी कि जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और कहा कि तुम इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो, ये बातें मानो, वरना पाकिस्तान तुम्हारे पे धावा बोलेगा और फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो जयशंकर साहब ने कहा कि फिर उस रात पाकिस्तान ने धावा बोला और फिर अगले दिन सीज़ फायर हो गया। यानी कि जो पूरी मिथ्स थी, जो इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर, नितेश राजपूत, ध्रुव राठी, हम जीत गए डंडोरा पीट रहे थे, वो जयशंकर ने कहा कि हम कुछ नहीं जीते, हमें अमेरिका ने धमकाया भी। और धमकाया किस चीज़ से? ये नहीं कि हम अमेरिका आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने जब ईरान को धमकाया तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आ जाएंगे, फिर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे। इंडिया को धमकाया गया पाकिस्तान का नाम लेके कि जनाब तमीज़ से बैठो नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा, और फिर पाकिस्तान आया और फिर इंडिया तमीज़ से बैठ गया। अब विनर कौन हुआ? जहाज़ भी गिरा दिए, औकात में भी तुम्हें दिखा दिया, धमका भी दिया, ट्रूस भी करा दिया। ये सब कुछ उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूर थे। क्यों? क्योंकि जिस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन मीडिया फैला रहा था उससे उनके लोग गुमराह हो रहे थे और भाजपा सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। ये बात करके जयशंकर ने कोशिश की है ये दिखाने के लिए कि बेसिकली हमारे पे प्रेशर अमेरिका ने डाला था और पाकिस्तान के कहने पर डाला था, कि पाकिस्तान ने उन पर प्रेशर डाला कि तुम इंडिया प्रेशर डालो, तो हमने अमेरिका को एक दोस्त मानते उसकी बात मान ली। लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने चुने कि अमेरिका ने कहा कि तुम कुछ चीज़ें मान जाओ, सीज़ फायर करो, नहीं तो पाकिस्तान हमला कर देगा, तो उन्होंने धमकाया पाकिस्तान का नाम लेके। यानी कि जब स्टिक एंड कैरेट करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी सलमान की लड़ाई हो जाती है, सलमान मुझे कुट देता है तो मैं कहता हूँ मैं बड़ा भाई लेके आ रहा हूँ, सलमान कहते नहीं बड़े भाई ने लाई, तेरी मेहरबानी, असी सुलह सफाई कर लेते। तो इधर बड़ा भाई था पाकिस्तान कि जनाब वो आ जाएगा। ये जयशंकर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा यार, लेकिन अखज़ तो आप यही करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी गुड न्यूज़ से दिन स्टार्ट करना चाहिए। हाजमा भी ठीक रहता है सारा दिन, बेगम बच्चों से आप लड़ेंगे भी नहीं, दफ्तर में भी आपको मज़ा आएगा, और अगर किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल जाते तो वहाँ भी आप इंजॉय करेंगे। लेकिन कैसे होता है कि ईवान पे हम आपको अच्छी खबरें सिर्फ दें, बैड न्यूज़ भी तो देनी होती है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में दूसरा मुल्क जिसको US थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है वो सऊदी अरेबिया है। इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन पहला मुल्क जिसको ये सिस्टम मिला था वो इसराइल था। जी, अब इसराइल और सऊदी अरेबिया बराबरी पे है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने वही डिफेंस सिस्टम जो इसराइल को दिया था वो उन्होंने सऊदी अरेबिया को दे दिया। उन्होंने उन दोनों का जो स्टेटस है बराबरी का रखा है। उन्होंने कहा कि ये दो हमारे क्रिटिकल एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, इसराइल और सऊदी अरेबिया। तो जो लोग तवक्को कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया से कोई फ्री फॉरेन पॉलिसी आएगी, वो तो फ़िलहाल भूल जाए, क्योंकि अगर आगे पूरी डिफेंस मैकेनिज़्म अमेरिका के मिसाइलों पे है और अमेरिका ने ही करके देनी है, तो फिर आप क्या फ्री फॉरेन पॉलिसी करेंगे? आप वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। और अमेरिका ने अपनी पोजीशन वहाँ इतनी सोलिडिफाई कर ली है कि अब सऊदी अरेबिया उनके बगैर इंच नहीं हिल सकता। मैं यहाँ पे एक निशानदेही करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया को, स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर, सऊदी अरेबिया को बिग ब्रदर मानते हैं कि जनाब सऊदी अरेबिया जो डायरेक्शन देगा हम वो करेंगे। सऊदी अरेबिया की पोजीशन अब बहुत वाज़ेह हो चुकी है। वो अमेरिका के एसेट हैं, अमेरिका ही उनको प्रोटेक्ट करता है, और ये हिस्टोरिकली भी ट्रू था। साउथ फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले हमेशा ब्रिटिश एम्पायर थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर से पावर्स ट्रांसफ़र हुई, कुछ रशिया को और कुछ अमेरिका को, तो साउथ फैमिली और मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट अमेरिका के हवाले किया गया। यानी कि इसराइल की शरारत ब्रिटिश एम्पायर की थी, लेकिन जब वो एसेट्स तकसीम हुए तो इसराइल को टेक ओवर किया अमेरिका ने। तो अब अमेरिका के दो मेजर मुल्कों में, एक इसराइल, एक मिडिल ईस्ट में, ये अड्डे मौजूद हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है। वर्चुअल टेक ओवर ऑफ मिडिल ईस्ट अमेरिका का अब कंप्लीट हो चुका है।
अब ये डिफ़ीट हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और जो ईरान ने मिसाइल मारे थे इराक पे कतर के ऊपर, उसके बाद आप सरप्राइज़ ना होइएगा कि कतर भी लॉबी करे, पैसे दे के जनाब थैड मिसाइल आप हमारे पे लगाएं, क्योंकि ये सारी बादशाहतें हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने वेल्थ से ताल्लुक़ है, ना इनको अपने लोगों की परवाह है, ना इनको उम्मत की परवाह होती है। मरें ये सीरियंस को, लिबियंस को, इराकियों को, ईरानियों को, पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये हमें जानवर मुक्त समझते हैं। इनके अंदर अरबी होने का घमंड बहुत ज़्यादा आ गया है, ये इस्लाम के बेसिक असूलों के ही ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गया। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, लेकिन मैंने कहा कि आप गुड न्यूज़ भी दें और फिर बैड न्यूज़ भी दें, वरना फिर ये ईऑन अपडेट्स का चैनल ना हो जहाँ पे सिर्फ अच्छी बातें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें बड़े हाई लेवल लोग मौजूद थे। उनमें से एक हाई लेवल किरदार थे गवर्नर कुंडी, एक हाई लेवल किरदार थे एमल वली, एक हाई लेवल किरदार थे शहबाज शरीफ। तीनों ही इरेलेवेंट आज की सरकार को। इरेलेवेंट कैसे? शहबाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं चलाते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। गवर्नर कुंडी इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है, अपॉइंटेड हैं पीपल्स पार्टी से, वो भी KPK में, जहाँ पे शायद वो सीट नहीं जीत सकते, बल्कि उन्होंने जो पिछले 2 इलेक्शन में परफॉर्मेंस दी थी वो हैरान कुन थी। और तीसरे हैं एमल वली, जिनकी पार्टी इरेलेवेंट मेरे बचपन में हो गई थी, यानी कि आज से 20-25 साल पहले, और जो इस वक्त पॉलिटिक्स में रेलेवेंट है थ्रू बलोचिस्तान, यानी KP भी नहीं। वहाँ डिस्कशन क्या होनी थी कि KP गवर्नमेंट को डिसॉल्व करें या ना करें, कि KP की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल वो अच्छी नहीं है, PTI वहाँ डिलीवर नहीं कर पाई। व्हाट ए डेमोक्रेटिक थॉट कि एक पार्टी तीसरी दफ़ा वहाँ इलेक्शन जीती है, लोगों ने उनको वोट दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो शायद 22 सीटें जीती है टोटल, वो डिसाइड करेगा यार ये जो पार्टी है ना ये लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर रही, इसको ना किसी तरह हटा दिया जाए। एमल वली खान साहब ने वहाँ रीज़नेबल बात की और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा जनाब कोई ज़रूरत नहीं डिज़ोल्व करने की, इस गवर्नमेंट को अपने ज़ोर पे कोलैप्स होने दें। जमहूरियत होती ही है कि आप गवर्नमेंट चलाते हैं, आपसे नहीं चलती, लोगों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एमल वली खान साहब का ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड नहीं करती, बिकॉज KPK ने कंटिन्यूसली PTI के लिए वोट किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, वो चौथी दफ़ा भी कर देंगे, क्योंकि वो एक फ़िलोसॉफिकल बिलीफ पे है कि यहाँ पे हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं आने देना, हमें ये लोग नहीं पसंद। और जो अल्टरनेटिव लेट्स से पार्टीज़ हैं लाइक ANP, उनके अपने बड़े मसले मसाइल हैं, लोग नहीं इंटरेस्टेड उनको वोट करने में, तो और है कोई नहीं। और ये आइडिया है कि KP में डेवलपमेंट नहीं हुई, अटर नॉनसेंस है। अगर सवात रिवर के वकूए को आपने इस्तेमाल करके ये बताना है कि KP में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये झूठ है। मिसाल के तौर पे फ्लड तो साउथ पंजाब में भी आता है, उसको बुनियाद बना के हम ये तो नहीं कहते पंजाब में डेवलपमेंट नहीं, तो बिल्कुल कहते हैं। डंके की चोट पे कहते हैं कि चौरी परवेज़ लाई ने बहुत डेवलपमेंट की मुशर्रफ दौर में। शहबाज शरीफ साहब ने 8 से लेके 18 तक इंसेन डेवलपमेंट की, यहाँ पे बहुत कमाल का काम किया। और जो मरीम साहिबा को बेहतर प्रोजेक्ट लाएंगी, जब वो लाएंगी, फ़िलहाल तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन जब वो लाएंगे तो हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होती कि भाई जो अच्छा काम हो रहा है। तो ये एक नॉनसेंसिकल अप्रोच है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। यहाँ से ये मूव हुई, वहाँ से अली मीन गंडापुर साहब मैदान में आ गए। अली मीन गंडापुर साहब के बड़े मुश्किल दिन चल रहे थे, तो उन्होंने आगे बड़ा भड़काऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा जनाब ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, मैंडेट चोर, मेरी गवर्नमेंट गिरा के दिखाए, मेरी गवर्नमेंट गिरेगी मैं सियासत छोड़ दूँगा। जायज़ तरीके की वो बात करें, नाजायज़ पर कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। मसलन असला तान के बंदे आके हुकूमत गिरा दें तो और बात है, उन्होंने कहा जायज़ तरीके से कोई नहीं गिरा सकता। उन्होंने कहा पार्टी में कोई तकसीम नहीं है,
कोई तकसीम होगा नहीं, हम सब एक पेज पे हैं, खान हमारा लीडर है, जो खान कहेगा सर आंखों पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हमारी सरकार नहीं गिर सकती। ये सारी बातें कर करके वो घर चले गए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, बड़ी मुझे अजीब सी लगी, इस सारे में उन्होंने कुछ भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में नहीं कहा। मतलब मैं असदुल्ला तारिक, सलमान कैमरामैन, हमारे रिसर्चर, सबको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके बिहेस्ट पे एक्ट कर रही है। एक्चुअल पावर में कौन है? एक्चुअल पावर में वो हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप अपने पास लंच के लिए बुला रहे हैं ताकि वो डिप्लोमेटिक मिशंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस कर सकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। चेयरमैन इमरान खान तो हर दफ़ा कहते हैं जंगल का कानून नाफिज कर दें आर्मी चीफ, बार बार ललकारते हैं आर्मी चीफ साहब को, लेकिन गंडापुर साहब ने नहीं लिया, क्योंकि गंडापुर साहब ने बारीक वारदात डाली। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप मुझे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के तरीके में तो पहले हाथ मिला चुका हूँ। मैं केपी मिनरल्स बिल भी पास कर दूंगा और ये नूरा कुश्ती आपके साथ जारी रखूँगा। ये नूरा कुश्ती है जो कुंडी साहब और अली मीन साहब करते हैं। जुनैद अकबर को यही तो तकलीफ़ है। वो कहते हैं अजीब तुम लोग कहानियाँ डाल के बैठे हुए हो, बैरिस्टर सैफ और तुम MPS के तुम बजट काट देते हो डेवलपमेंट के, जब वो मेरे साथ रैलियाँ निकालते हो, क्योंकि मैं इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहा हूँ। यही तो वो फूट है जिसको अली मीन गंडा साहब ने स्वीप अंडर द रग कर दिया। फिर हमारे मासूम गौर अली खान साहब हैं, शरीफ आदमी हैं, मैं समझता हूँ कि वो पछताते हैं उनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो घर जाके बेगम को कहते हुए कि इस मुसीबत में मैं फंस गया, क्योंकि वकील वो बहुत काबिल है, उसकी अच्छी बड़ी प्रैक्टिस है। उन्होंने कहा PTI फाउंडर इमरान खान ने हमेशा डायलॉग की बात की है, लेकिन अगेन उन्होंने नहीं बताया किसके साथ, क्योंकि हमने तो खान साहब के मुंह से अभी तक, सॉरी मुंह से नहीं, उनके ट्विटर अकाउंट से हमेशा यही सुना है कि बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी, ठीक है, क्योंकि ताकत उनके पास है। हमने उनका लेटर कंसर्निंग निगोशिएशन विद डिटेन लीडर्स जो है वो रिव्यू किया है। उन्होंने हमेशा कहा मीनिंगफुल डायलॉग होगा, हम डिफेंड करेंगे KP गवर्नमेंट एट ऑल कॉस्ट, दोज दैट वांट टू ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन लैक द नंबर्स, PTI गवर्नमेंट का स्टैंड है और कंटिन्यू करेगा। अब बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट क्यों दी? हमने आपको कल के शाम वाले सुबह वाले वीलॉग में बताया था कि PTI के जो इनकारसरेटेड लीडर्स हैं सीनियर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर साहबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उन्होंने ख़त लिखा है कि जनाब सियासी पार्टियों से बात करो, मफाहमत के थ्रू इसका हल निकालो। ज़ाहिर है उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, वो तबाह हो गए हैं, सेहतें तबाह हो गई हैं। डॉक्टर साहबा तो बेचारी कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो गर्मी सर्दी जेल में बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो अब चाहते हैं कि यार इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, और पॉलिटिक्स यही डिमांड करते हैं कि प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो अब एक तरफ उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा, वरना जंगल का कानून नाफिज कर दो और मैं जेल में रहने को तैयार हूँ। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाती है। उस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान ने आगे एक फर्जी स्टेटमेंट दे दी। अली अमीन साहब ने कहा कि लीगली मेरी गवर्नमेंट नहीं गिर सकती, इस्टेब्लिशमेंट का नाम तक नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जनाब मफाहमत की बात हमें करनी चाहिए, खान साहब तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान खान साहब ने कहा कि February 8 हिस्टोरिक विन था, पीपल केम आउट इन ह्यूज नंबर, ये पॉलिटिकल वॉर नहीं बट अ फाइट फॉर राइट्स है, वी विल फाइट द PTI फाउंडर्स वॉर एंड विक्ट्री विल बी आर्स। PTI स्पोक्सपर्सन शेख वकास अहमद साहब कह देते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे रिलीज़ हुए थे वो बीमार निकले हैं जेल से। ज़ाहिर है जेल से बीमार ही निकलना है ना, सेहत याब हो गए तो आज तक कोई नहीं निकला, आप बीमार ही होते हो जेल में। उसकी वजह से जो शहादतें हुई हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठाया जाए। ये उसी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं बाय द वे, जिसको ये कहते हैं कि ये गलत आया हुआ है। बड़ा अजीब, मुझे नहीं इनकी साइकी समझ आती। देखो मैं असदुल्ला तारिक कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी बिक गई है, लेट से मेरा ये क्लेम है, उसके बाद मैं उसी जुडिशरी को अपील नहीं करूँगा कि जनाब मुझे ये फैसला दे दो वो फैसला दो, ये बिक गई है ना, ख़त्म होगी बात। सलमान कहता है कि मैंने आज के बाद नहीं काम करना ईवान में, फिर मैं सलमान के तरले नहीं लूँगा, उसने कह दिया नहीं काम करना तो ठीक है। तो अजीब किस्म की लैक ऑफ लॉजिक, लैक ऑफ मंतक नज़र आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये जज करप्ट है, ये जज चोर हैं, ये जज जो हैं अपना काम नहीं कर रहे, ये प्रेशर में आते हैं। फिर इन्हीं जजेस को कहा जाता है आप जुडिशल कमीशन बना के हमें इंसाफ दे दें, आप 9 मई का मैटर इन्वेस्टिगेट कर लें, आप ECB का मैटर इन्वेस्टिगेट कर लें। भाई अगर वो चोर हैं, करप्ट हैं, तो उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी अकल के मुताबिक आज से 1.25 साल पहले PTI ने जुडिशरी का रास्ता बंद कर दिया, कह के कि ये ठीक नहीं है। वेदर मैं इस बात से इतफाक़ करता हूँ कि वो इरेलेवेंट है, मैं उस पर भी आऊँगा। वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सिविलियन गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, उनके पास मैंडेट नहीं है। इससे तो मैं बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ, उनके पास मैंडेट नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम मफाहमत नहीं करेंगे, हम मज़ामत करेंगे। तो फिर आपने पाथ चुन लिया ना,
फिर डू और डाई है। डू और डाई तब तक अच्छा होता है जब तक मेरी और आपकी जान। जब सियासतदान की जान होती है फिर डू डाई और बैकडोर होता है कि जनाब डू डाई है लेकिन पिछला दरवाज़ा भी है। पिछले दरवाजे की असेसमेंट हो रही है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ऑल पार्टी लीडर्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड केपी असेंबली वर प्रेजेंट एट द मीटिंग डिस्पाइट इंटरनल डिफरेंसेस। हम पीटीआई के फाउंडर के हर हुक्म को मानेंगे। सबसे मच्योर स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई। उन्होंने तस्लीम किया पार्टी में डिफरेंस है ओपिनियन का। उन्होंने कहा डिस्पाइट दिस अगर इमरान खान हुक्म देंगे कि आपने बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, किसी और से करनी है, तो हम वो करेंगे क्योंकि हम उनके हुक्म को मानते हैं। इन सब में से ना जुनैद अकबर साहब मुझे रिलेटिवली ऑनेस्ट आदमी लगे कि कम से कम उनकी बातें कंसिस्टेंट तो हैं। जो पहले दिन से वो बात करेंगे जो इमरान खान कहेगा मैं वो करूँगा। जब इमरान खान साहब अंदर से कहते हैं कि जनाब धरना होगा, ये तैयारी शुरू कर देते हैं, नज़र आता है तैयारी कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब कहते हैं बात करेंगे, ये पीछे हट जाते हैं, क्या जनाब बात कर लें। बाकी लोग तो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अपने सिस्टम सर्किट ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब द ग्रेट डेमोक्रेटिक लीडर दैट ही इज़, उन्होंने एक बड़ी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली बात कर दी। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जिन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने किसी को मैसेज किया तो फिर मैं इलेक्शन जीत गया। यानी कि इनके जमहूरियत के बारे में ख्याल ही है और ये ओपनली बात कर रहे हैं। मैं कोई ढकी छुपी नहीं ड्राइंग रूम में, दिस इज़ हैपनिंग ओपनली मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि पीटीआई एरा ऑफ हाइब्रिड रजीम फेल्ड ड्यू टू मिसट्रस्ट बिटवीन सिविल मिलिट्री लीडरशिप। यानी कि उन्होंने तमगा पहनाया पीटीआई को। मेरे नज़दीक उन्होंने कहा पीटीआई के दौर में सिविल और मिलिट्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर मिसट्रस्ट था। क्यों था वो मिसट्रस्ट, इसको ज़रा अनपैक तो करें ना, सवाल का जवाब दिया जाए। वो मिसट्रस्ट इस वजह से था कि बाजवा साहब वाज मेकिंग मूव्स जो एंटी गवर्नमेंट थी। क्या बाजवा साहब जो था वो जो उनकी पॉलिसी थी इंडिया के साथ, उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया? क्या बाजवा साहब की जो फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस थी उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? बताएं ना। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब वाला जो हमारा शहबाज शरीफ लेड हाइब्रिड सिस्टम है इसमें कोई मिसट्रस्ट नहीं है, हमने दिल खोल के सबको तस्लीम किया हुआ है। बिल्कुल सर आपने किया हुआ है, आपने मुल्क हवाले कर दिए जो उनकी ख्वाहिश थी। हम समझते थे कि इमरान खान साहब ने मुल्क हवाले कर दिया है पाकिस्तान आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को। हर की ओहदे पे इस्टेब्लिशमेंट के फिगर्स होते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान से तो किया कुछ नहीं है, मैं तो उस लेवल पे काम ले जाऊंगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट दुनिया भर में पढ़ी जाएगी। आपका स्टेटस अथॉरिटेरियन रजीम का पक्का हो गया, आपको मोहर लग गई। उन्होंने कहा पीटीआई के लीडर डिवाइडेड हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दिया जाए। पीपीपी जब मर्जी चाहे हमारी हुकूमत ज्वाइन कर सकती है। अजीब कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स हैं। एज़ फार एज़ एयर चीफ इज़ कंसर्न, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजिक टॉक कांग्रेस के साथ, पेंटागन के साथ हो रही है। ये 10 साल में पहली दफ़ा हो गया कि सिटिंग आपका एयरफोर्स का चीफ अमेरिका के दौरे पे गया। अब बहुत सारे लोग इसको स्पेकुलेट करेंगे कि जनाब वहाँ पे डिस्कशन होगी फ़लाँ चीज़ की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सारा का सारा काम किया जा रहा है पोस्ट वॉर रिज़ल्ट्स के। एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट निकला वॉर के अंदर, दे प्लास्ट विद फ्लाइंग कलर्स, एयर प्लस उनको ग्रेड मिला। चाइना ने भी सराहा, दुनिया ने एक्सेप्ट किया, तो अमेरिका उसको बुला के अंडरस्टैंड कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस लेवल पे पहुंची हुई है। और 100% विज़िट कराया जाएगा F-35 का, वेपन्स बेचने की कोशिश की जाएगी। वेदर नॉट पाकिस्तान लेता है कि नहीं वो एक सेपरेट मैटर है। बजट के अंदर जी फाइनली रिलीफ नज़र आना शुरू हो गया। बजट में रिलीफ ढूंढते हुए अब मुझे और हमारे रिसर्चर को एक पागलपन सा हो गया, कोई रिलीफ ढूंढना है, हमने ढूंढ लिया। सरकार ने कट्स किए हैं रेगुलेटरी ड्यूटीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन सेवरल इम्पोर्टेड आइटम्स, यानी कि जो गरीब की ज़रूरत होती है उसके ऊपर सरकार ने रिलीफ दिया माशाल्लाह। ड्यूटी ऑन न्यू कार्स एंड मिनी वैन्स कट बाय 1/3 यानी 33% कम होगी और ऑलमोस्ट एज लो एज 10% होगी। तंबाकू जो इम्पोर्ट होती है, जो महंगे ये सिगरेट होते हैं, उस पर रिडक्शन अप टू 40% हुआ है। SUVs यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ये स्पोर्टेज, ये वो इस साइज़ के जो व्हीकल होते हैं ना जो आप इंपोर्ट करते हैं, उस पर 44% स्लैश हुए रेगुलेटरी ड्यूटी पे। ठीक है ना। फिर आप कहते हैं कि शहबाज साहब कौम का नहीं सोच रहे। जो एवरेज बच्चा इस वक्त भूख से मर रहा है, कम से कम वो SUV तो ख़रीद सकता है। उसका जो ख्वाब था कि मैं इंपोर्टेड सिगरेट पीऊँगा वो पी सकता है। ये वो बातें होती हैं जो आप समझेंगे नहीं।
रोटी नहीं चाहिए, स्पोर्टेज चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। ये सारे टैक्स कट्स जो थे इफेक्टिव जुलाई 1 थे, और इससे नज़र आता है कि माशाल्लाह हुकूमत कितना आवाम का सोचती है। लेकिन हुकूमत इसको एक और लेवल पे लेकेगी, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम इतने अमीर हैं कि बच्चा बच्चा फलों पे पल रहा है, फल खाई जा रहा है, बल्कि पेट ख़राब हो जाता है इतना फल खा लेते हैं, मिकदार बहुत ज़्यादा है ना। तो जो इम्पोर्टेड फल आ रहा था उस पर हमने टैक्स कट दे दिया। हमने कहा यार चलो बाहर वाली दुनिया की भी सुनी जाए। फिग्स, पाइनएप्पल्स, एवोकाडोस, गुआवास यानी कि अमरूद, और मैंगोज पे हमने 20% स्लैश किए ड्यूटी। पपायाज एंड एप्पल्स 90% पाकिस्तान को ये नहीं पता पपाया क्या है, उस पर 36% ड्यूटी है, डाउन फ्रॉम 45%। उस पर 7% का रिलीफ दिया। माशाल्लाह, सदके जाओ। देखिए मैंने कहा था ना, एंड में कोई ना कोई रिलीफ नज़र आ जाएगा। सलमान तुझे पता है पपाया क्या होता है? बेटा इंपोर्ट कराओ, लोकल ना खाना, इंपोर्ट कराओ, ड्यूटी कम हो गई है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और रिलीफ क्रिएट किया है। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स थे ना, जो आपको ये चीज़ें सस्ती दे रहे थे, मुनासिब कीमतों में दे रहे थे, डिलीवरी दे रहे थे, आपका म्यार अच्छा था, वो बंद कर दिए। जाहिर है अब हमने इंपोर्टेड फ्रूट पे इतना कम टैक्स कर दिया, बाहर से मंगा के खाओ। लोकल फल कौन खाएगा, लोकल आटा कौन खाएगा? हम तो चीनी भी बाहर से मंगा रहे हैं। एक मुल्क जहाँ पे शुगर केन की मिकदार इतनी ज़्यादा है, शुगर केन की फसल सॉर्ट आफ्टर है, हर कोई लगा रहा है, वहाँ पे चीनी इंपोर्ट करें। असल में हम अमीर बहुत हो गए हैं। हम अमीर क्यों हो गए? जो हमारा फॉरेन रिजर्व था 14 बिलियन हो गया। IMF ने कहा था कि जनाब इतने बिलियन का था, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने एक्सीड कर दिया एक्सपेक्टेशन। IMF ने कहा क्या बात है, लेकिन वो 14 बिलियन करने के लिए ना पिछले 2 हफ्ते में 4 बिलियन के लोन लिए हैं, 3 बिलियन का रोल ओवर कराया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन लिया है। तो असल में रिजर्व हमारा 14 बिलियन नहीं है, ये सारे उधार के पैसे हैं जिसमें हम सूद दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, ना यूटिलिटी स्टोर हो, ना लोगों को नौकरियां मिले जो वहाँ काम कर रहे थे, ना आपको सस्ता राशन मिले, लेकिन सस्ता पाइनएप्पल इम्पोर्टेड, सस्ती SUV और सस्ती सिगरेट। कमाल। इस सारे सस्ते के दौर में सरकार ने कहीं तो पैसे बनाने थे ना, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि जो एयरपोर्ट कार्गो चार्ज होते हैं ना उसको 100% बढ़ा दो। साथ उन्होंने कहा यार हम 5 साल बाद बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये आपकी मेहरबानी सर, साढ़े को गलती होगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी सामान आप बाहर से मंगा रहे थे इन टर्म्स ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, पेरिशेबल आइटम जो एयर कार्गो से आ रही थी, तो उस पे उन्होंने जो कार्गो चार्जेस होते हैं वो 100% बढ़ा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेट बर्ड्स आप बाहर से मंगा रहे थे, ये कौन मंगा रहे थे पता नहीं, वो 200 रुपये से 300 रुपये किलो उनका रेट हो गया। जो बीटल लीव्स थे, यानी कि चूइंग टबैको वाले लीव्स होते हैं, उस पर 100% जंप आ गया। जनरल कार्गो रेट्स पे 25% इजाफा हो गया, और ये रिवाइज रेट इफेक्टिव 1 जुलाई थे। लेकिन सरकार की समझ नहीं आती, इंपोर्टेड सामान में पहले रिलीफ देते हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट डाल देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम आपको डायरेक्ट चपेट नहीं मारेंगे, यहाँ से आपको हम दिखाएंगे कि सुहाना है, और ऊपर से तमाचा आपको मारेंगे। माशाल्लाह। साथ ही PM साहब ने कहा कि कोई इंस्टीट्यूशनल कंप्लेसेंसी, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR मस्ट मीट इट्स टारगेट्स। और ये बात करते हुए उनको लगा थोड़ा ज़्यादा कह गया, फिर वो एक बैकफुट पे है। उनका लेकिन FBR ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, FBR ने रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले साल टैक्स इकट्ठे करने के लिए। मसलन ये वो रिकॉर्ड है जो हर फिस्कल क्वार्टर में, यानी कि हर जो क्वार्टर है साल का, उसमें FBR रिवाइज़ करता था कि वो मीट नहीं कर पा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि 23 to 24 से कंपैरेटिव 24 to 25 में ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना सर, जब आपने 24 से 25 का बजट दिया, उसमें आपने कहा FBR इतने पैसे इकट्ठे करेगा, उसकी बुनियाद पे आपने एडवांस लोन उठाए कि जनाब ये पैसे तो आने ही आने। FBR ने कह दिए, FBR ने वो टारगेट नहीं मीट किया, तो वो पैसे वापस नहीं दे सकेंगे, तो वो नेशनल डेट में शामिल हो गए। जिस तरह इस दफ़ा भी FBR ने टारगेट दे दिया, दुनिया को पता ही नहीं मीट होगा। IMF तो सर पकड़ के बैठ गई, ये कौन पागल है, बिला वजह टारगेट दे देते हैं। ठीक है, आपने फिर उसका एडवांस लोन उठा लिया। अब वो एडवांस लोन उठा के जब आप वापस नहीं देंगे तो नेशनल डेट बढ़ जाएगा।
तो FBR जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है नेशनल डेट इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि आपको पता है आपको डेट लेना है मुल्क चलाने के लिए, अपने दफातर चलाने के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें देने के लिए, तो फिर आपने जब FBR पे चढ़ाई की तो थोड़ा आपने फिर कहा नहीं ज़्यादा हो गया। यही तो मेरे मुजाहिद हैं जिनके सर पे मैंने लोन उठाना होता है, यही जाके IMF को कहते हैं पुट्टी सीधी गारंटियाँ देने के बेफिक्र हो जाओ, मसला ही कोई नहीं, ये अब हाँ जी 15 ट्रिलियन इकट्ठे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। SF के कायद अज़म छोड़े गए थे यहाँ पे, या इनके कोई अजीज़ छोड़े गए थे, बस वहाँ से उठाना है और देते थे, तो माशाल्लाह। वैसे टू बी फेयर, टू बी फ्रैंक, 42% इंक्रीज़ हुआ था फेडरल टैक्स रेवेन्यू में फिस्कल ईयर 24-25 में कंपेयर टू 23-24। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कुछ और है। 1026 टैक्स पेयर्स फेल टू पे सुपर टैक्स costing government 167 billion. 1,084 taxpayers claimed inadmissible business expenses, including lease finance charges and costs on which no withholding tax was deducted. इसका शॉर्टफॉल हुआ 150 बिलियन। कंसीलमेंट ऑफ इनकम रिजल्ट्स इसका 54 बिलियन हुआ जो अनपेड टैक्स था। रिपोर्ट फ्लैग्स another 45.3 in unpaid withholding taxes. Loss from the fraudulent claims alone was 123 billion. Penalties worth 26 billion were not imposed or collected. FBR recovered only 0.05 million in this category. यानी FBR ने इम्पोज की 26 बिलियन की फाइन्स, उसमें से रिकवर किया 0.05। इस रिपोर्ट में ये भी रिवील किया गया कि 14,690 से ज़ायद रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पोजेसिंग नेशनल टैक्स नंबर ने टैक्स फाइल ही नहीं किया। और साथ ये बात करें कि हमें टैक्स का नेट बढ़ाना है, और जनाब जो नेट में है उनसे तो ले लो, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो ये रिपोर्ट है ये हमने तैयार नहीं की, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की है। उसने कहा है कि FBR के डेटा को देखते हुए ये चीज़ें सामने आती हैं। तो FBR ने एक फ़र्जी टारगेट बनाया, वो टारगेट भी अचीव नहीं किया, उस पर हमें लोन भी मिल उठा लिया, सूद तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और FBR को आप कह रहे हैं जनाब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। FBR के जो शॉर्टफॉल्स हैं लगभग वही कि 400 बिलियन के हैं, 500 बिलियन के हैं, और जो 14,000 लोगों ने टैक्स ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इससे ज़्यादा फ़नी बात क्या है कि सैलरीड क्लास ने 545 बिलियन टैक्स दिया, 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्टर से और 8 गुना ज़्यादा रिटेलर से, क्योंकि ये रिटेलर एक्सपोर्टर मिले हुए हैं। सैलरीड क्लास में सरकार नहीं आती, पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं आता, वो रिटेलर एक्सपोर्टर में आता है, तो उन्होंने दिया ही नहीं है। अब 62 बिलियन रिटेलर ने सिर्फ टैक्स दिए अंडर 236G एंड एज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये अनबिलीवेबल है 62 बिलियन कंपेयर टू 545 बिलियन जो दिया है आपकी सैलरीड क्लास ने। और ये फिस्कल 24-25 में था, जो उससे पिछले साल के फिस्कल ईयर में 360 बिलियन था, यानी कि लगभग 200 बिलियन हमने इजाफी लिया सैलरी क्लास से एक साल में। जब डॉलर गया है स्काई रॉकेटों के ऊपर, इन्फ्लेशन गई है पीक पे, बिजली हो गई है महंगी, तो सैलरी क्लास की हमने मंजी, मतलब हमने उनको परेशान किया बहुत ज़्यादा, ठीक, उनके लिए मुश्किल बना दिया। एक्सपोर्टर ने 180 बिलियन पे किया, और ये शर्मनाक क्यों है इसको समझें। पिछले 3 साल में डॉलर ऐसे जा रहा है, एक्सपोर्टर का प्रॉफिट ऐसे जा रहा है, उसका तो सारा एक्सचेंज डॉलर में हो रहा है, तो उसको 2 एंड से पैसे बच रहे हैं। तो कुल मिला के जब उसने 180 बिलियन है तो बंदा कहता है की हो रहा है, ऐसा मुल्क है या लतीफ़ा है। तो माशाल्लाह से अल्लाह रहम करे, सरकार ने डेवलपमेंट टारगेट्स भी मिस कर दिए, वो पैसे भी यूटिलाइज नहीं किए टाइमली। सरकार ने FBR टारगेट्स भी मिस कर दिए, उसके वजह लोन भी उठा लिए। सरकार ने रिलीफ दी बजट में तो अशराफिया के लिए दी, आवाम को उन्होंने निचोड़ा, ठीक है। ये तो जंग ना होती तो हमारे पास कुछ सेलिब्रेट करने को ही नहीं होता। एक ये अरशद नदीम और एक ये इंडिया कुछ हमें खुशी दे देते हैं। अरशद नदीम बेचारा जैवलिन मार के कौम को खुश कर देता है, बल्कि अभी पीछे हमारी हॉकी टीम भी जीत गई, उनकी भी मेहरबानी। और ये इंडिया है जो स्टूपिड फैसले ले के हमें जंग जिता के शर्मिंदा हो गए घर बैठ जाता है। इनको चाहिए कि रोज़ ये कोई ना कोई बयान देते रहें ताकि पाकिस्तान की आवाम को ना ब्लड लगता रहे, क्योंकि हमारा खून तो जिस स्पीड से ये निकाला जा रहा है तो बचना कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपना एक पर्सनल वाक़या बताता हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी डीलर है जिनके साथ मैं पहले काम करता था, मुख्तलिफ मनसूबे लेके कि भाईजान इंज कर लिए, बड़ा मार्केट से कम होना है तो इंज होना है। जब मैं उनकी शक्लें देख रहा हूँ तो मैंने कहा यार पैसे कहाँ से आएंगे,
कहते क्या मतलब? मैं कहा मार्केट में कैपिटल ही नहीं, सब कुछ श्रिंक कर रहा है, बजट श्रिंक कर गया है। आप ये देखिए कि मुल्क का बजट श्रिंक कर गया है कि पिछले साल बजट 100 रुपये था, इस साल बजट कम हो गया है। जब ये श्रिंकेज हो रहा है तो मार्केट में पैसा नहीं है मेरे भाई। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी मुल्क से चला गया है जो किसी एम्बिट में नहीं आ पा रहा। तो प्रॉपर्टी का क्या काम होना है? तो उन्होंने कहा की करिए। मैं कहा मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। तो आपकी एवरेज मेंटेलिटी टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करती। सैलरीड क्लास इस वक्त मल्टीपल जॉब्स कर रही है जस्ट टू मेक एंड्स मीट। तो ये पाकिस्तान किसके लिए? अली अमीन के लिए, शराफिया, शहबाज शरीफ के लिए शराफिया, मेरे लिए तो नहीं है, सलमान के लिए तो नहीं है। हाँ, हम अगर शराफिया में शामिल हो जाएं, हुकूमत से समझौता कर लें, हाथ मिला लें, सियासी पार्टियों की तरह फ़ौरन फंडिंग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून के पैसे गलत एडजस्ट कर लें, तो फिर तो मुल्क हमारे लिए है। लेकिन यार हम 25 करोड़ लोग हैं, अशराफिया कितने लोग होंगे? 20 लाख। तो बाकी लोगों का भी सोच लो, कहाँ जाएंगे हम? चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदों के पैसे आप नहीं दे रहे, मर जाएंगे। ये मत करें। हमें इतना ज़िंदा रखें कि हम मेहनत करके आपको पैसे देते रहें। मुलाजिम होता है ना, उसकी कमर नहीं कभी तोड़ते। ये आप तोड़ देंगे तो आके मुलाजमत कर नहीं सकता। तो हमें अपने ग़ुलाम बना के रखें, लेकिन हमें 1.5 वक्त की रोटी देते। आपकी मेहरबानी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, उम्मत के लिए भी। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।